हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हमको पढ़ना है फ्री बॉडी डायग्राम। उससे पहले थोड़ा छोटा मोटा चिल्लर बातें कर लेते हैं हम लोग। स्मॉल स्मॉल रपचिक बातें, चिल्लर बातें। वो है फोर्स। ये जो है फोर्स, बल, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। ये कितने तरह का होता है? देखिए, बहुत तरह का होता है। हम इसको मेजरली क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट, इंग्लिश भूल गया मैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्या इसका मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे। फिजिकली छूकर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूर से इशारों में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बताऊंगा आराम से, ठीक है। ये सब है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, छूकर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले बचपन में पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है? हाँ जी। दो मास के बीच में फोर्स होता है ना। और उसके लिए मासेस को चिपकने का तो जरूरत नहीं है, दूर से भी फोर्स लग सकता है। अच्छा, दो चार्ज के बीच में भी फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। दो चार्ज के बीच का फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज को, समझ रहे आप? चार्जेस रिपेल करते हैं, है कि नहीं, और अट्रैक्ट भी करते हैं। फिर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल लाओ पास में, पटाख से चिपक जाएगा, है जी। नॉर्थ और नॉर्थ लाओ या साउथ और साउथ लाओ, भाग जाएगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स, सब 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 सब। अब देखिए, फोर्स का दो और क्लासिफिकेशन है। वो है एक रियल फोर्स और एक है सूडो फोर्स। रियल फोर्स मतलब वो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ना, तीन तीन जो लॉज है, उसको जो ओबे करता है, ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और सूडो फोर्स वो होता है जो ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जब हम लोग सूडो फोर्स पढ़ेंगे अच्छे से अलग से, तब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अभी समझाकर कोई मतलब नहीं है। बस जान लो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे करने वाले को रियल फोर्स कहते हैं। जैसे ये सब रियल फोर्स है। और सूडो फोर्स जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता है। तो फोर्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उनमें से याद रखिएगा कि वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स कौन है? वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो अच्छे से, लिखो कि वीकेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा कि फोर्स और दो तरह का होता है। एक लॉन्ग रेंज फोर्स और एक शॉर्ट रेंज फोर्स। अब इसको समझना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब, सब दिख रहा है ना? तो लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए काफी दूर है, दो ऑब्जेक्ट्स काफी दूर है, जैसे सन और अर्थ,
फिर भी इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर। दो चार्ज अगर इतना दूर है, बहुत ज्यादा दूर भी है, तो भी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दो मैग्नेट्स अगर बहुत दूर है तो भी इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स होगा, एग्जिस्ट करेगा, कम होगा लेकिन होगा ना। तो उनको कहते हैं हम लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या डिफाइन करूं, इसका नाम ही डेफिनेशन है, ऐसा फोर्स जो दूर दूर तक लग सके। और शॉर्ट रेंज फोर्स जैसे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। दो न्यूक्लियस के बीच में अगर एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हुआ, दो, जैसे ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये भी मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, दोनों मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है, उससे ज्यादा अगर दूर है, तो उनके बीच में ये फोर्स कम नहीं होगा ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स एक सर्टेन क्लोजेस्ट डिस्टेंस के अंतर ही होता है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स वो फोर्स होते हैं जो ज्यादा दूर चले जाने से कम नहीं होता, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये था फोर्स का कहानी, इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक को, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है फ्री बॉडी डायग्राम और क्यों पढ़े इसको, ये सब लिखिएगा। क्यों पढ़े इसको, फ्री बॉडी डायग्राम को हम क्यों पढ़े? तो देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम फ्री डायग्राम पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, टेबल के 4 पैर हैं, अब वो तो होगा ही, और उस टेबल पर रखा है एक बॉल, चुपचाप रखा है। तो हमें पता चला कि ये तो रेस्ट पे है। तो कैसे पता चला? मूव नहीं कर रहा है इसलिए पता चला। बट आप लोगों को कैसे बोलेंगे, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई ये रेस्ट पे है? तो आप इस सिस्टम को, ये बॉल को बाकी पूरा यूनिवर्स से दूर करके इधर अलग से बनाइएगा, समझे? यही बॉल को, इस बॉल के साथ टेबल भी था, ठीक है। ये बॉल के ऊपर एक और बॉल है, मान लो बॉल 1 और बॉल 2, बॉल के ऊपर एक और बॉल 1 और बॉल 2, दो बॉल है। तो मैं इस चीज के बारे में अलग से जानना चाहता हूं, तो मैंने इसको पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज से अलग करके अलग से बनाया। तो बस फिर क्या करूंगा मैं बोलूंगा ऐसा, ये बॉल का एक कांटेक्ट फोर्स है इस बॉल के साथ, दिख रहा है आपको? ये बॉल का एक कांटेक्ट फोर्स है इस बॉल के साथ। मैं वो यहां पर बनाऊंगा कि ऐसा है करके। फिर मैं बोलूंगा ये बॉल का एक कांटेक्ट फोर्स इस टेबल के साथ भी है, और वो मैं ऐसा बनाऊंगा, लिखूंगा ये कांटेक्ट फोर्स N1 है, ये कांटेक्ट फोर्स N2 है, और मैं जानता हूं कि इस बॉल का वजन जो है वो नीचे लग रहा होगा। तो मैं वो भी यहां पर दिखाऊंगा कि इस बॉल का वजन नीचे लग रहा है। मैंने क्या करूंगा, मैं इस बॉल को अलग से बनाकर उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को लिखूंगा, समझे? तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे मान लीजिए ये पुली है, पुली सुने हैं? ये मान लीजिए एक कुआं है, ऐसे कुआं वेल, एक वेल है और वेल पर 2 पिलर है और पिलर के बीच में एक रॉड है
और रॉड पर एक पुली है। पुली समझते हैं ना, जो गोल 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 घूमता है। अब पुली के इधर एक रस्सी है जिसको एक आदमी खींच रहा है। पुली के इधर एक रस्सी है जिसको एक आदमी खींच रहा है, और अंदर एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है। समझे? तो मैं जानना चाहता हूं ये बाल्टी के बारे में। तो ये कुआं, ये पुली, ये मैन, ये दुनिया, सबसे अलग कर दो, बाल्टी को अलग से बनाओ। और फिर वो बाल्टी पर लगने वाले फोर्सेस को लिखो। जैसे ये धागा से बंधा है तो ऊपर एक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बताऊंगा, आराम से रुकिए। ये बाल्टी का वजन है तो नीचे भी एक फोर्स होगा, वेट। तो मैंने क्या किया, बाल्टी पर लगने वाले फोर्सेस मैंने अलग से बनाया। तो इसको बोलेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बाल्टी। समझे? ओके। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? कुछ नहीं, बस एक डायग्राम जिसको बनाकर हम उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देकर हमको क्या मिलेगा, ये बहुत पांचट सा और बहुत ही बोरिंग सा काम नहीं है। जानकारी देकर हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। जानकारी देने के बाद हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं और उसमें से अननोन को सॉल्व करते हैं। समझे? जैसे बाल्टी का एक्सेलरेशन पूछा है मान लो, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अभी सब बता दूं क्या? सब अभी बता दूं? नहीं ना, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे समझ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम कभी कभी एन से डिनोट करते हैं, ज्यादातर एन से डिनोट करते हैं। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एज पर इट्स नेम, नॉर्मल मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये फोर्स लगता है। और आपकी काम की बात यह है कि जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, जब भी दो बॉडीज, इफ एनी टू बॉडीज प्रेस ईच अदर, इफ एनी टू बॉडीज प्रेस ईच अदर, जैसे मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बोर्ड को ढकेल रहा हूं, दिख रहा है? ढकेल रहा हूं ना, तो मेरे हाथ में और बोर्ड के बीच में ये वाला फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। बात को समझे? अच्छा, अच्छे से समझिए बात को कि मैं बोर्ड पर ऐसे ढकेल कर खड़ा हूं, ऐसे आई एम लीनिंग ऑन द बोर्ड, तो मैं बोर्ड को ढकेल रहा हूं। ऐसे में हम दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मुझे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो बोर्ड लगाएगा, और बोर्ड पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो मैं लगाऊंगा। यानी ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन तब होता है जब आप किसी चीज को ऐसे करके दबाते हैं, प्रेस करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा हूं, सीधा खड़ा हूं जमीन पे, मेरा टी शर्ट जो है वो बोर्ड को छू रहा है लेकिन दबा नहीं रहा है। मेरा जो टी शर्ट है वो बोर्ड के टच में है लेकिन प्रेस नहीं कर रहा है, ऐसे बस टच में है। ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। समझे? दबाना पड़ेगा। समझे बात को? ठीक है? एनी टू बॉडीज प्रेस ईच अदर, देन नॉर्मल रिएक्शन exists, then normal reaction is applied by both the bodies
ऑन ईच अदर। समझे? जैसे ये दीवार है और मैं इस पर ऐसा करके खड़ा था, मैं दीवार को ढकेल रहा था, तो ऐसे में मेरा हाथ जो है वो इस दीवार को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। इतना ही नहीं, ये दीवार भी मेरे हाथ को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, उतना ही देगा। न्यूटन थर्ड लॉ है ना, इसलिए उतना ही देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। एक्शन दीवार पे हो रहा है, रिएक्शन मेरे हाथ पे हो रहा है, क्योंकि मैं दीवार को दबा रहा हूं। समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है ये दीवार के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस। याद रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। और एक बहुत हटके बात वो ये है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू, ये थोड़ा हटके है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एटम्स। नीट वाले याद रखिएगा कि सरफेसेस के जो एटम्स होते हैं वो आपस में ज्यादा इंटरैक्ट होते हैं जब वो क्लोज जाते हैं एक दूसरे के। तो हम जब दबाते हैं तो एटम्स इसके और एटम्स इसके क्लोज आते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए ये इसको नॉर्मल रिएक्शन इधर देगा और ये इसको नॉर्मल रिएक्शन इधर देगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो आप बोलना इट इज एक्चुअली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द सरफेसेस। है ना, हट के टॉपिक है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, फालतू का तुम लोग भटक जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे इतना ही। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि ये बॉक्स का वजन होने के कारण ये बॉक्स टेबल को दबा रहा है। वजन होने के कारण ये बॉक्स टेबल को दबा रहा है, तो बॉक्स टेबल को नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन देगा और टेबल भी बॉक्स को ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है? बाय टेबल ऑन बॉक्स। ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है? बाय बॉक्स ऑन टेबल। समझे? समझे? तो काम की बात सुनिए, जब आप इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब आप इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये वाला नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, ये नहीं, क्योंकि ये तो टेबल पर लग रहा है। आप फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को बनाते हैं, बॉडी के द्वारा लगने वाले फोर्सेस को नहीं। आई बात समझ में? चलिए, नॉर्मल रिएक्शन झाला। इसके अलावा दूसरा नंबर है, 2 नंबर है वेट। अब बच्चा बच्चा जानता है यार कि वेट W, जिसके पास मास है और ग्रेविटी भी है तो वेट तो लगेगा ही, जिसका फॉर्मूला है mg। सब जानते हैं आप, ठीक है। और ये जो mg है ये हमेशा, काम की बात सुनिए, ये हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। mg, जिधर g उधर mg। अगर मान लीजिए आपने किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पर किसी बॉक्स को रख दिए हैं तो उसका वजन अभी भी नीचे की ओर ही लगेगा। मत भूलो इस बात को कि अगर आप ऐसा फ्लैट सरफेस में रखे हैं तो mg नीचे लगेगा, और अगर आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखे हैं तो भी mg
नीचे ही लगेगा। तो वेट के बारे में सबसे काम का बात क्या है? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। समझे? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये फिर नीचे क्यों गिर रहा है? गिरेगा ना। अगर मान लीजिए ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हुआ, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा। तो नीचे क्यों गिर रहा है बच्चा? क्योंकि ये जो वजन है इसका कंपोनेंट्स लग रहा है। किधर किधर? एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ा काम की बात है। तो अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्रिकली से ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, इधर अगर mg लग रहा है तो इधर होगा mg cos थीटा। जिस फोर्स की वजह से ये बॉक्स इस इंक्लाइंड प्लेन को दबा रहा है, mg cos theta is the force due to which I can say that the block is pressing the inclined surface against itself. इस वजह से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्यों होगा? सुनना ध्यान से। इस डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। समझे? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में होगा। समझे? तो जैसे इस mg का एक कंपोनेंट इधर निकला, वैसे एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन भी निकलेगा, वो होगा mg sin थीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वो फोर्स है जिसको बैलेंस करने वाला विपरीत दिशा में कोई फोर्स नहीं है। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के आधार पर ये इस फोर्स के इशारे चलने लगता है नीचे की ओर। समझे? तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, mg का दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अच्छे से ध्यान दीजिए, mg cos थीटा, because of mg cos theta there is a normal reaction force existing between the mass and the inclined surface। अब आप बोलोगे कि सर इंक्लाइंड सरफेस पर भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बट मैं इस बॉडी के लिए इंटरेस्टेड हूं। मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं इस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को बताऊंगा, इस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस पर नहीं। समझे? अगर मैं इन फ्यूचर ये इंक्लाइंड प्लेन पर इंटरेस्टेड रहा तो मैं इस पर भी लगने वाले फोर्सेस पर इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, बट फिलहाल मुझे सिर्फ इस डब्बे से मतलब है। समझे? ओके। वरना याद रखिएगा, ये डब्बा भी इस इंक्लाइंड सरफेस को इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन उतना ही दे रहा है, बट हम इस नॉर्मल रिएक्शन से इंटरेस्टेड है, इस नॉर्मल रिएक्शन से नहीं। एंड दिस कंपोनेंट इज कॉजिंग द बॉडी टू स्लाइड डाउन, इज कॉजिंग द बॉडी टू स्लाइड डाउन। तो प्लीज कम ऑन फास्ट। अगर ये मास है तो इधर क्या लगेगा? अगर ये थीटा है तो mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। इतना ध्यान में रखिएगा। तो वजन हमेशा नीचे ही लगता है। समझे? तो ये था नॉर्मल रिएक्शन और वजन के बारे। अब हम लोग एक तीसरा तरह का फोर्स देखेंगे, वो है टेंशन। टेंशन, ठीक है? क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप
किसी धागे से बांध दोगे, ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसको एक धागे से बांध दिया है, तो पहली बात तो यह है कि हम इस धागा को इनएक्सटेंसिबल अज्यूम करते हैं, मतलब ये धागा लंबा नहीं होगा, इट इज नॉट इलास्टिक इन नेचर, समझे। और हम ये धागा को यूजुअली मासलेस भी सोचते हैं, ये धागा लगभग लगभग इस मास के कंपैरिजन में बहुत हल्का है, तो हम इस धागे को मासलेस मान लेंगे, समझे। ऐसे में पूरे धागे पर हर जगह एक टेंशन होता है। क्या होता है? टेंशन। यानी ये अगर हुआ तो टेंशन एवरीवेयर इन द पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। प्लीज राइट दिस सेंटेंस। इफ द स्ट्रिंग is inextensible and massless, then tension is same at every point of the string, every point of the string, धागा, समझे। तो टेंशन हमेशा, इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 नंबर टेंशन, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ही, बट इसके एक और बात है इंपॉर्टेंट, और वो है कि टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। अगर आप इस बॉडी में इंटरेस्टेड हैं और आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नो डाउट नीचे mg लगाएंगे और साथ में ऊपर की ओर टेंशन लगाएंगे, समझे। तो जिस बॉडी पर आप इंटरेस्टेड हैं, जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, उसके अवे हमसे हमेशा टेंशन दिखाइएगा, समझे। ऑलवेज अवे फ्रॉम द इंटरेस्टेड बॉडी। इंटरेस्टेड मतलब जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेबल लिया, उस पर एक बॉडी लिया जिसका मास m1 है, एक और बॉडी लिया, उसका मास मैंने बोला m2 है, और इसको मैंने एक धागे से, एक रस्सी से खींचा, फोर्स F लगा के, फोर्स F लगा के। तो देखिए ये धागा मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, तो मैं बोलूंगा इस धागे के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो मैं जब इसका एफबीडी बनाऊंगा, जब मैं इस बॉडी का एफबीडी बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या लिखूंगा। नीचे m1g, ठीक है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और इस स्ट्रिंग में टेंशन है तो ऐसा टेंशन। बस ये 3 फोर्सेस इसको लग रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा बताओ। नीचे m2g, ऊपर नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल सेम होगा क्या? नहीं, तो यहां n1 लिखूंगा, यहां n2 लिखूंगा, और इस तरफ धागा है तो इस तरफ टेंशन, बॉडी से अवे, समझे। इस धागे पर मैंने टेंशन इधर भी दिखाया और टेंशन इधर भी दिखाया, इसीलिए देखिए मैंने जब पूरा सिस्टम बनाया तो टेंशन दोनों तरफ दिखाया, और इस बॉडी को इस तरफ फोर्स एक F भी लग रहा है। तो ऐसी बात है। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। आई होप आप बातों को पकड़ पा रहे हैं, घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, यही उम्मीद करता हूं मैं। तो टेंशन भी झाला। अब टेंशन से हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टेंशन इज ऑल्सो ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलिए टेंशन झाला। अभी एग्जाम्पल देता रहूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए।
4 नंबर में क्या है, टेंशन हो गया, हाँ आखिरी है ये स्प्रिंग फोर्स। कभी फील किए होंगे कि एक स्प्रिंग मान लीजिए ऐसा है, अब आप इस स्प्रिंग को इस साइड से ना फिक्स कर दीजिए, ये सिंबल है फिक्स कर देने का, समझे, रिजिडली फिक्स्ड। तो इस साइड से आपने एक स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और इस साइड से आप स्प्रिंग को दबा रहे हैं, है ना, इस साइड से स्प्रिंग को दबा रहे हैं, ये स्प्रिंग छोटा हो गया, दब गया, अभी आप दबा के बैठे हुए हैं, इसको दबा के एकदम आप छोड़ नहीं रहे, दबाए हुए हैं। तो ऐसे में ये स्प्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जिसको आप जरूर फील करेंगे, आपके हाथ में पूरा दाग हो जाएगा अगर आप अपने हाथों से दबाएंगे तो स्प्रिंग को आप जिस तरफ दबाते हैं, स्प्रिंग में जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट लाते हैं, उसके ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगता है और उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और जाहिर सी बात है, आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को दबाइएगा, आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा जोर से दबाइएगा, आपके हाथ में उतना गहरा निशान आएगा, है कि नहीं। जितना जोर से आप दबाइएगा, आपके हाथ में, आपके उंगलियों में, आपके स्किन पर उतना गहरा निशान आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कि आप कितना दबा रहे हैं। और तो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। और तो और देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट अगर इस दिशा में है तो फोर्स इस दिशा में है, तो एक माइनस साइन भी चाहिए। What does the minus sign indicate? Please write. It indicates that the displacement of the spring and the force developed in the spring are in opposite direction. समझे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, और ये K का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, समझे। और K का यूनिट क्या होगा, ये देखिए, इधर न्यूटन इधर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, समझे। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। किसी स्प्रिंग का K ज्यादा है, किसी स्प्रिंग का K ज्यादा है, इसका मतलब स्प्रिंग को दबाना मुश्किल है, स्टिफ है, स्टिफ तगड़ा है। किसी स्प्रिंग का K कम है, इसका मतलब उस स्प्रिंग को दबाना आसान है, समझे बात को। तो बस इतना याद रखिए कि स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस KX होता है। बस ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कितना आपको नॉलेज होना चाहिए था। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बात बाकी है। क्या बात बाकी है, चलिए देखते हैं, आइए बात क्या बाकी है देखते हैं। बात यह है, पॉइंट नंबर जो भी होगा ये, कभी कभी फोर्स डायरेक्शनल हो जाता है। जैसे एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m, ध्यान से देखिएगा, और इस बॉक्स को मैं ऐसा या फिर ऐसा, यानी हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली नहीं पुश कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में पुश कर रहा हूं। ये फोर्स मैंने लगाया है इंक्लाइंड वे में। अब मान लीजिए इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा, जानते हैं। तो नीचे की ओर mg लग रहा है और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। देखा जाए तो मैंने FBD बना दिया है ना, इसको FBD नहीं बोलते, टेबल हटा दीजिए तो बन गया FBD। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस इन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इंडिविजुअली। जैसे मैं ऐसा बोलूंगा कि कितने फोर्सेस हैं x एक्सिस में,
क्या है ये? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा यार एक्स एक्सिस में तो एक ही फोर्स है, एफ कॉस थीटा। वाओ, दैट्स ऑल। फिर मैं कभी कभी बोलूंगा कि कितने फोर्सेस हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में एफ साइन थीटा नीचे है, mg भी नीचे है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो ऊपर वाला को पॉजिटिव मान के, नीचे वाले को नेगेटिव मान के मैं लिखूंगा कि वो सारे फोर्सेस का एडिशन जो वाई एक्सिस में है इज समथिंग लाइक दिस। प्लीज ध्यान से समझिए। समझ में आया? समझ में आया? तो कभी कभी हमको एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से, वाई एक्सिस के अलोंग अलग से, और हमको जेड एक्सिस के अलोंग अलग से देखने पड़ते हैं कि कितने सारे फोर्सेस उस पर लग रहा है। अब जेड एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो जीरो। समझा? तो समटाइम्स वी हैव टू, ऐसा बोलूंगा मैं, वी हैव टू स्टडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी while writing equations. We have to study the forces acting on the body in different directions individually. और वो different क्या? x, y और z। समझे ना? x, y और z। तो ये भी एक पॉइंट था। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, फिर क्लास खत्म हो जाएगा। आखिरी पॉइंट क्या है? देखिए, आखिरी पॉइंट है इक्विलिब्रियम। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। इक्विलिब्रियम का सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग कि लगा, बहुत सारा फोर्स लगा, लेकिन कुल मिलाकर फोर्सेस जीरो हो गए, खत्म कहानी। समझे? बहुत सारे फोर्सेस लगे बट कुल मिलाकर यानी नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। समझे? और आप तो जानते हैं नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो बॉडी अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा। बॉडी अगर किसी स्पीड से मूव हो रहा था तो उसी स्पीड से मूव होता रहेगा। समझे? तो नेट फोर्स जीरो यानी नेट एक्सीलरेशन जीरो, और नेट एक्सीलरेशन जीरो यानी वेलोसिटी वेक्टर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और वेलोसिटी नहीं बदलेगा, और मान लीजिए मास भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो बेटा मोमेंटम भी नहीं बदलेगा। कोई बात है क्या? आप आराम से समझ पा रहे हैं इस चीज को? भाई मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। मैंने बोला अगर मास भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो है तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? समझे? ऐसे में रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसी वेलोसिटी से मूव आगे भी करेगा। समझे? तो यही होता है इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर आप अलग अलग दिशा में देख रहे हैं तो सब जीरो होगा। एक्स एक्सिस में जीरो होगा, वाई एक्सिस में जीरो होगा, जेड एक्सिस में जीरो होगा। अब आप बताइए क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। है क्या? ये बॉडी को आप देख रहे हैं कि ये बॉडी टेबल पर रखा हुआ था और आप इसको ऐसा ढकेले, तो क्या ये टेबल को तोड़ ताड़ के ऐसा चलने लगेगा? नहीं, ये आगे बढ़ेगा विथ सम एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ये आगे बढ़ेगा।
समझे, बहुत काम का बात है बेटा। ये आगे बढ़ेगा विथ सम एक्सिलरेशन। तो मैं देख रहा हूं ये आगे किस दिशा में बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस में बढ़ रहा है क्या? क्या इसका मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं। तो मैं बिंदास लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। बट इसका यह मतलब नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों? क्योंकि तीनों 0 होने चाहिए। z तो था ही 0, y भी 0 है, लेकिन x 0 नहीं है। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस हमने पहले देखा था, रे तेरी यहां तो एक ही फोर्स है, तो F cos थीटा लिख दिया। समझे? अब एक अकेला फोर्स 0 कैसे हो सकता है? तो काम का बात सुनिए, दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब काम का बात सुनिए, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स दिख रहा है इक्वल टू 0 नहीं है, उधर लिख दीजिएगा ma, उधर लिख दीजिएगा ma। तो ये बहुत काम का बात है, समझे? एक और एग्जांपल देकर मैं समझा देता हूं, अच्छे समझिए इक्विलिब्रियम। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? बॉडी एट रेस्ट। गलत बात। बॉडी अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा था और आपने बाहर से फोर्स नहीं लगाया, या लगाया लेकिन सारे फोर्स कैंसिल हो गए, तो बॉडी उसी स्पीड से मूव करेगा, और इसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछा इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलना कि सर नेट फोर्स 0 सब दिशा में।